अगर कोई सही बात कहने के लिए खतरा नहीं उठा रहा तो वो लेखन न करे, कोई और काम करे। तो गाली जो देता है वो कुछ और नहीं कर सकता, इसलिए गाली देता है। दया करनी चाहिए, तरस खाना चाहिए कि यार ये कैसा आदमी है जिसके पास भाषा नहीं है, जिसके पास विचार नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, केवल गाली है। क्या आप ये पा रहे हैं कि हमारे समाज में असहमति के प्रति सहिष्णुता में बहुत तेजी से कमी आई है? हमारे समाज में दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि लोगों को अच्छा बनाने की कोशिशें कम हुई हैं और खराब बनाने की कोशिशें ज्यादा हुई हैं। शत्रु को खोजना हमारे लिए इतना आवश्यक हो जाएगा कि हम बिना शत्रु के जीवित नहीं रह पाएंगे। ये आर्थिक उन्नति सामाजिक उन्नति की गारंटी नहीं करती। कि लोग आपको अजात शत्रु कहते हैं, वो बिल्कुल सही ही कहते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम समझें और हम यूनिटी के लिए काम करें तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है। नमस्कार। क्रेडेंट टीवी के इस तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे कार्यक्रम डियर साहित्यकार के इस नए संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारे जो मेहमान इस कार्यक्रम में हैं, उनका परिचय देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि वे न केवल कहानीकार हैं, न केवल उपन्यासकार हैं, न केवल निबंधकार हैं, न केवल यात्रा वृत्तांतकार हैं, न केवल आलोचक हैं, न केवल चित्रकार हैं, न केवल फिल्मों के लिए लिखने वाले हैं, न केवल यात्राओं के शौकीन हैं, न केवल एक्टिविस्ट हैं, और ये न केवल की लिस्ट बहुत लंबी है। तो बजाय इसके कि मैं परिचय देने में ज्यादा समय लूं, मैं क्यों ना उनका नाम ही ले लूं। हमारे आज के मेहमान हैं असगर वजाहत साहब। असगर वजाहत साहब की किताबों में उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को होना बताया जाता है, लेकिन असगर साहब खुद कहते हैं कि ये जन्म तिथि सही नहीं है। उनका जन्म, जैसा वे कहते हैं, 1945 में हुआ है। असगर साहब ने, जैसा मैंने प्रारंभ में निवेदन किया, बहुत सारी विधाओं में बहुत सारा काम किया है, और मैं निसंकोच ये बात कह सकता हूं कि आज हिंदी में जिन लेखकों को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, असगर साहब उनमें से एक हैं। असगर साहब जब अपने बारे में कहते हैं तो वे एक द्वंद्व की चर्चा करते हैं, और वे कहते हैं कि मैं अक्सर द्वंद्व में रहता हूं कि मैं लेखक हूं या एक्टिविस्ट। बात सही भी है। असगर साहब अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और जहां हमारे बहुत सारे लेखक मित्र समकालीन मुद्दों से बचकर, सुरक्षापूर्वक बचकर निकल जाते हैं, असगर साहब उन मुद्दों से मुठभेड़ करते हैं। तो ऐसे जीवट वाले लोकप्रिय, विद्वान और सक्रिय लेखक असगर वजाहत साहब को इस कार्यक्रम में आप सबसे मिलवाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। आपका हार्दिक स्वागत असगर साहब। और मैं बात की शुरुआत यहीं से करूं कि आपका जो द्वंद्व है, जिसका जिक्र आपने काफी पहले किया था, क्या वो द्वंद्व अब भी बरकरार है, या थोड़ा सा कहीं आप झुके हैं अपने आप को लेखक या एक्टिविस्ट, दोनों में से कोई एक मानने की तरफ? देखिए, ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक इस माने में है कि अगर लेखक को जीवन का अनुभव नहीं होगा
वो जीवन की समस्याओं से, लोगों से, समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करेगा, तो निश्चित रूप से इसका असर उसके लेखन पर पड़ेगा। लेखन एक्टिविज्म को जन्म देता है और एक्टिविज्म लेखन को जन्म देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इस मामले में। देखिए, अगर हम सब बातों से सहमत हैं जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है, तो हम लिख क्यों रहे हैं? लिखना एक तरह की असहमति है। लिखना एक तरह की असहमति है। जब हम ये पाते हैं कि हमारे चारों तरफ जैसा कि हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, जितनी मानवीयता होनी चाहिए, जितना भाईचारा होना चाहिए, जितना प्रेम होना चाहिए, जो कुछ मानव ने अर्जित किया है, उस सब का फल हमें मिलना चाहिए, और हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तब निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इसके बारे में टिप्पणी करें। इसको आप एक्टिविज्म कहिए, इसको जरूर मैं कहूंगा कि एक तरह का एक्टिविज्म है, लेकिन हम जो सहारा लेते हैं, हम शब्दों का, कला का, और जो कला के दूसरे रूप हैं उनका सहारा लेते हैं, और उनका सहारा लेकर हमारा एक्टिविज्म सामने आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक संगठित करते हैं और कोई प्रतिरोध या किसी प्रकार का जिसे कहना चाहिए कि हस्तक्षेप करते हैं, बल्कि हम एक कलात्मक हमारा अप्रोच होता है। तो ये दरअसल दोनों का रिश्ता भी है, दोनों का संबंध भी है। तो इसी तरह से गाड़ी आगे चलती रहती है। ये है। असगर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और मुझे लगता है कि जो लोग लेखन की दुनिया में नए आ रहे हैं उनके लिए तो ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मैं ये जो सवाल आपसे कर रहा था, इसकी पृष्ठभूमि यह भी थी कि अपनी पीढ़ी के लेखकों में आप बहुत कम लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और खुलकर अपनी बात कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जैसा माहौल हमारे देश में बना है, उसमें ये असहमति की बात कहना बड़ा रिस्की हो गया है, और आप वो रिस्क उठाते हैं, और मैंने देखा है कि आप उस रिस्क को उठाते हुए आहत भी होते हैं। पता नहीं आप आहत होते हैं या नहीं, लेकिन लोग आपको आहत करने का भरपूर प्रयास करते हैं। इस अर्थ में मैं आपके एक्टिविज्म की चर्चा कर रहा था, और मैं आपको दूसरे बहुत सारे हमारे समकालीन लेखक मित्रों से अलग पाता हूं कि आप पूरा खतरा उठाकर भी अपनी बात कहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं मीडिया में, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया जी। सोशल मीडिया मेरे विचार से एक बहुत ही सार्थक और एक बहुत बड़ा और एक बहुत आधुनिक मंच है। हम लोग पहले लिखा करते थे, कहानी लिखी, उसकी कॉपी करवाई, टाइप करवाया या कार्बन कॉपी बनाई, संपादक को भेजी। संपादक ने कहा कि ये 3 महीने पहले अंक की प्लानिंग हो जाती है, तो ये 3 महीने बाद आपकी कहानी छपेगी। 3 महीने बाद छपी, 1 महीना पत्रिका के वितरण का लग गया, 1 महीना लोगों ने पढ़ा, 1 महीने में जवाब, कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी, 6 महीने का टाइम कम से कम लगा। जी। लेकिन सोशल मीडिया पर आप अगर कुछ लिखते हैं, कुछ डालते हैं, कहानी या कोई टिप्पणी या कोई विचार, तो आपको 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर अंदर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलने लगती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सार्थक हों। जी। जी। इसलिए सोशल मीडिया का महत्व है। नंबर 2, रिस्क लेना, खतरा उठाना।
देखिए, सही बात कहने के लिए थोड़ा बहुत तो खतरा होता ही होता है। जी। अगर कोई सही बात कहने के लिए खतरा नहीं उठा रहा, तो वो लेखन ना करे, कोई और काम करे। कोई और काम करे उसके लिए अच्छा है ना? जी। तो अगर आप सच बोल रहे हैं और आप के अंदर एक प्रकार की कन्विक्शन है, लोग आपका विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, विरोध करने में गाली भी देंगे आपको, बुरा भला कहेंगे। तो गाली जो देता है वो कुछ और नहीं कर सकता, इसलिए गाली देता है। तो आप उसकी सीमा के ऊपर हँसते हैं कि उसकी सीमा जो है बहुत छोटी है। वो शब्दों में वो कहकर विचारों से आपका विरोध नहीं कर सकता है। उसकी बुद्धि बहुत छोटी है। उसकी बुद्धि में केवल गाली आती है, गाली दे देता है आपको। तो जो आपको गाली दे रहा है, जो मुझे गाली दे रहा है, तो वो और कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में है। जानकारी नहीं है, भाषा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, गाली कोई भी दे सकता है ना? तो इसलिए उसकी गाली पर आप उसके सामने मतलब उस पर आपको दया करनी चाहिए, तरस खाना चाहिए कि यार ये कैसा आदमी है जिसके पास भाषा नहीं है, जिसके पास विचार नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, केवल गाली है, गाली दे रहा है। तो ये बात इस रूप में मैं लेता हूँ। हालांकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गाली देने वालों को आप निकाल दीजिए, कुछ को निकालता भी हूँ, लेकिन ये है कि मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर कोई गाली दे रहा है तो मैं उसके ऊपर एक प्रकार से दया करता हूँ। मतलब एक कि कैसा आदमी है ये बेचारा, इसको कुछ कहना चाहिए, इसको कोई तर्क देना चाहिए, इसके पास भाषा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नहीं है ये स्थिति। असगर साहब, आपके इस जवाब को सुनते हुए मुझे ये लग रहा है कि लोग आपको अजात शत्रु कहते हैं, वो बिल्कुल सही ही कहते हैं। जिन बातों पर सामान्यतया हम सब लोग बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, आपने कितनी तसल्ली से, कितनी शांति से और कितने सद्भाव के साथ सारी स्थितियों को विश्लेषित कर दिया। यही आपके अजात शत्रु होने का राज खोलने वाली बात है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं आपसे, एक लंबी जिंदगी आपने जी है, क्या आप ये पा रहे हैं कि हमारे समाज में असहमति के प्रति सहिष्णुता में बहुत तेजी से कमी आई है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये असहिष्णुता बढ़ाई गई है। देखिए, जी। मैं ये मानता हूँ कि समाज और मनुष्य जो है वो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी है। जी। जी। बेशतर लोगों को आप जैसे चाहें ढाल सकते हैं, और वो ढालने का काम करता है मीडिया, संचार हम्म। माध्यम। संचार माध्यमों के के जरिए आप किसी आदमी को बहुत ऐसा बना सकते हैं कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, ऐसा बना सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करे, ऐसा बना सकते हैं कि वो अपने आप को विद्रोही माने। तो हमारे समाज में दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि लोगों को अच्छा बनाने की कोशिशें कम हुई हैं और खराब बनाने की कोशिशें ज्यादा हुई हैं। तो इसलिए असहिष्णुता बढ़ गई है हर रूप में। आप देखिए कि धार्मिक लोगों, हर धर्म को मैं कह रहा हूँ, जी। एक धर्म को नहीं, आप कोई भी बात कह दीजिए तो कहेंगे हमारी भावनाएं आहत हो गई, है ना? बिल्कुल। हमारी भावनाएं आहत हो गई। धर्म के नाम पे हत्याएं हो जाती हैं, गला काट देते हैं लोगों का, मार डालते हैं, है ना? तो ये धर्म है नहीं, ये धर्म ही नहीं है। कोई भी धर्म आपको ये अनुमति नहीं देता कि आप किसी की हत्या करें। कोई भी बिल्कुल। धर्म अनुमति नहीं देता। तो ये असहिष्णुता को जो बढ़ाया गया है, वो इस रूप में इतनी ज्यादा बढ़ गई है हमारे समाज में
कि वो राजनीति में है, वो धर्म में है, वो संस्कारों में आई, वो क्या व्यवहार में आई है। जी। अब आप देखिएगा शादी ब्याह के मामले में कितनी असहिष्णुता है, हम्म, बढ़ाई जा रही और बढ़ाई जा रही। तो बढ़ाते बिल्कुल। बढ़ाते क्या होगा फिर? एक सीमा वो ये आएगी कि हम पड़ोसी के नहीं, अपने परिवार में रहने वाले दूसरे सदस्य के शत्रु हो जाएंगे। शत्रु को खोजना हमारे लिए इतना आवश्यक हो जाएगा कि हम बिना शत्रु के जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अगर हमें पड़ोसी शत्रु नहीं लगेगा तो हमें घर के अंदर का कोई आदमी शत्रु लगेगा। तो ये प्रचार के माध्यम से, ये संचार माध्यमों के जरिए से ये असहिष्णुता फैलाई जा रही है, जो किसी भी समाज में, विशेष रूप से हमारे समाज के लिए, हमारे देश और हमारे समाज में सहिष्णुता दूसरे समाजों से अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। जी जी। हमारा देश एक महादेश है। हमारा देश छोटा देश नहीं है, महादेश है। तो इसके लिए महासहिष्णुता चाहिए है। तो महादेश को महादेश में रहने के लिए और महादेश को बने रहने के लिए एक बड़ी सहिष्णुता की आवश्यकता है, पड़ती है, जो हमारे अंदर रही है, शताब्दियों तक रही है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको खत्म किया जा रहा है। तो ये जो एक नया दौर सहिष्णुता को खत्म करने का और नए नए शत्रु गढ़ने का हम अपने समय में देख रहे हैं, इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1947 में देश की आजादी के बाद से हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं उसमें आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि पीछे ही जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने वाली बात ये होती कि हम ये भूल जाते कि देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को संबोधित किया जाना चाहिए। मतलब ये कि हमारे लिए ये कंसर्न ही नहीं होता कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। हमारे लिए तो सब भारतीय है, सब इंडियन है, और हम सब के लिए चिंता कर रहे हैं। सब हमारे लिए एक बराबर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि समाज में जो बिखराव है वो ज्यादा आ रहा है, बहुत बड़ा बिखराव आ रहा है। एक धर्म के अंदर भी बिखराव आ रहा है। जैसे मैं बताऊं कि इस्लाम धर्म, मुसलमानों के अंदर जो फिरके बन गए हैं, है ना, जी जी। हिंदुओं के अंदर जो जातियों में लोगों के अंदर एक प्रकार की उग्रता आ गई है, जो पहले नहीं दिखाई देती थी इतनी, वो अब आ गई है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम हट रहे हैं पीछे। हम वहां जा रहे हैं जहां हम 1947 क्या, उससे भी शायद पहले रहे होंगे कभी। हम हमें चाहिए था कि हम आजादी के बाद आगे बढ़ते, क्यों नहीं बढ़े? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, हमारे देश के नेताओं ने ये सोचा कि जो आर्थिक उन्नति है, आर्थिक की उन्नति से सामाजिक उन्नति होगी, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि आर्थिक उन्नति सामाजिक उन्नति की गारंटी नहीं करती। आर्थिक रूप से आपके पास अधिक पैसा हो सकता है, आ जाए, अच्छी नौकरी कर लें आप, लेकिन आपके विचार, आपके संस्कार, आपके आपकी जो सोच और समझ है, उसका विकास पैसे से नहीं होता है। तो उस विकास के लिए शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, कलाएं, इसकी आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर हमारे देश में कोई ध्यान दिया नहीं गया। आप जानते हैं कि शिक्षा के ऊपर हमारे यहाँ कितना कम ध्यान है। आप जानते हैं कि साहित्य के ऊपर, कलाओं के ऊपर हमारे यहाँ कितना कम ध्यान है। तो ये सब कम ध्यान जो है, और सबसे ज्यादा ध्यान राजनीति के ऊपर है। जो राजनीति जो है केवल सत्ता चाहती है। राजनीति का अकेला उद्देश्य जो है सत्ता है।
तो केवल सत्ता से कोई समाज अच्छा समाज बन नहीं सकता। अगर सारा समाज सत्ता लोलुप हो जाए तो फिर वो एक अच्छा समाज नहीं कहा जाएगा। तो ये बात है कि क्यों हमारे यहाँ पर एक प्रकार की पतनशीलता आई है हमारे समाज में। असगर साहब, भारतीय समाज में एक सामंजस्य का, आत्मीयता का, परस्पर भरोसे का भाव लगातार विद्यमान रहा है। इसे कुछ लोग गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं। आज क्या आपको भी लगता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब कहीं नेपथ्य में धकेली जा रही है और विभिन्न समुदायों में पारस्परिक सद्भावना कम होती जा रही है? अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लेना बहुत सरल है ना? और हमारे लोकतंत्र में लोगों को इकट्ठा कर लेना, अपने पक्ष में कर लेना, ये सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है। सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी जो है वो बन गया है धर्म, है ना? आप देखिए कि हमारे देशों में, मतलब ये कि मैं एशिया के और देशों की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ राजनेताओं को ये पता है कि वो अच्छे काम अगर करेंगे तो देर लगेगी। अगर आप कहेंगे कि लोगों को रोजगार देना है तो आपको काफी लंबा समय लगेगा, तब आप रोजगार दे पाएंगे और लोगों का विश्वास और समर्थन जीत पाएंगे। लेकिन अगर आप धर्म को आधार बना रहे हैं तो आप एक भाषण देंगे भड़कीला और आपके साथ लोग हो जाएंगे। तो धर्म को आधार बनाया गया सत्ता में आने का, और जब धर्म को आधार बना दिया गया सत्ता में आने का तो निश्चित रूप से फिर धर्म का भी वो, उसमें भी वो चमक नहीं रही जो होनी चाहिए, और सत्ता में भी वो ईमानदारी नहीं रही जो ईमानदारी होना चाहिए। ये कारण मेरे ख्याल से मुख्य रूप से रहा। असगर साहब, हमने इधर उधर की तो थोड़ी सी बातें की जो निश्चित रूप से हम सबको परेशान करती है। मैं थोड़ा सा आपके लेखन की तरफ भी आना चाहता हूं। आपने खूब यात्राएं की हैं और इन यात्राओं पर आपने लिखा भी खूब है। आपने अपने यात्रा वृत्तांतों को एक अलग नाम दिया है। आपने कहा है कि आपने सोशल टूरिज्म किया है। मैं जानना चाहता हूं, ये सोशल टूरिज्म टूरिज्म से किस तरह से अलग है? देखिए, ऐसा है कि आज का जो समय है वो एक तरह से इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का समय है। जानकारियां आपके फिंगर टिप्स के ऊपर उपलब्ध हैं। आप इंटरनेट पर देखिए, आपको दुनिया के बहुत से देशों के बारे में, समाजों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। पहले समय के जो पर्यटक थे वे अगर साधारण बात भी किसी देश के बारे में बताते थे तो लोगों को पता नहीं था, तो वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था जानना। मान लीजिए कि किसी ने अगर 100 साल पहले ये लिखा कि भाई लंदन में एक ऐसा पुल है, जो पुल जो है वो नदी के ऊपर है, जब जहाज आते हैं तो वो पुल खुल जाता है और जहाज गुजर जाते हैं और फिर पुल जो है वो नीचे आता है और बन जाता है। तो लोगों को ये पढ़ करके बड़ा रोचक लगता है कि हाँ, ये तो देखिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज इंफॉर्मेशन के युग में लोग इसको देख सकते हैं, लोग इसके बारे में जितनी जानकारी चाहे ले सकते हैं। तो अब अगर कोई यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण दे देता है तो वो महत्वपूर्ण माना नहीं जाएगा, वो माना जाएगा कि ये तो जानकारी सबके पास है।
अब सवाल यह है कि यात्रा वृत्तांत लिखने वाले किस तरह का टूरिज्म करें, किस तरह की यात्रा करें कि वो कुछ ऐसा दे सकें, लिख करके कुछ ऐसा लिख पाए जो वर्थवाइल हो। वो इसी तरह से हो सकता है कि जब वो गहन यात्राएं करें और इमारतें और बाजारें देखने के अलावा वो उस समाज को भी देखने समझने की कोशिश करें जहां वे गए हैं। तो दूसरे देश के समाज और दूसरे देश के समाज में ऐसी गतिविधियां, ऐसे अंडर करंट्स, उसमें ऐसी बातें जो आमतौर से लोगों को पता नहीं है, जो इंटरनेट बताता नहीं है, आपको बता सकता नहीं है। तो इन चीजों को जब आप देखेंगे तो वो होगा आपका सोशल टूरिज्म। यानी ये है कि आप सोसाइटी को, समाज को, लोगों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत मजेदार है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। मैं जी। पोर्ट ब्लेयर गया, अंडमान निकोबार। हम्म। वहां लोग जाते हैं, 4-5 दिन का विजिट बनाते हैं, ये देखा वो देखा, लौट आए। मैं वहां 1 महीने रहा। जब मैं वहां 1 महीने रहा तो मुझे ऐसी चीजें पता चली जो किसी टूरिस्ट को आसानी से पता नहीं लग सकती। जैसे मुझे वो नोट, करेंसी नोट, 10 रुपए का नोट देखने के लिए मिला जो वहां जापान की सरकार ने जारी किया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। जी। वहां लोगों से मेरी दोस्ती हुई, उन्होंने मुझे वो नोट दिखाया कि देखिए ये नोट है जो जापान, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जापान और नीचे लिखा हुआ है ₹10। इसके बाद मुझे ऐसी कहानियां पता चली, ऐसे चित्र मैंने देखे जो पोर्ट ब्लेयर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन वो पर्यटक को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो 4 दिन में उसने चीजें देखी हैं, उसने एंजॉय किया, खाया पिया और देख दाख के वो चला आया। तो जब आप सोशल टूरिज्म करते हैं तो आप किसी जगह की, जो एक समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है या हुआ है, उसको आप पहचानते हैं, उसको सामने लाते हैं। तो पढ़ने वाले, जानने वाले के लिए वही महत्वपूर्ण है। तो यही है सोशल टूरिज्म। तो असगर साहब, क्या आपको लगता है कि हिंदी में इन दिनों जो यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं वे आपकी इस कसौटी या इस अपेक्षा पर कुछ खरे उतरते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत से हैं हमारे लिखने वाले, बहुत से अच्छा लिखते हैं टूरिज्म, और इसी दृष्टिकोण से लिखते हैं कि हम कुछ ऐसा दें जो लोगों को जानकारी जिसकी नहीं है या जो उनकी जानकारी को बढ़ाएगा। हम केवल अगर ये लिखेंगे कि हवाई जहाज में बैठे और वो उड़ने लगा और फिर वो दौड़ने लगा, है ना, फिर लोग छोटे छोटे दिखाई देने लगे नीचे, ये सब जो है वो अब न तो टूरिज्म का हिस्सा बचा है और न ये पर्यटन लेखन में किसी प्रकार का इसका महत्व है। जी जी। तो ऐसे हमारे लेखक हैं जो अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। असगर साहब, जब आपका कहानी संग्रह दिल्ली पहुंचना है आया था तो मेरे मित्र स्वयं प्रकाश ने इसकी पुरजोर सिफारिश मुझसे की थी और कहा था कि मुझे इसे जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने इसे पढ़ा तो मैं ऐसा चमत्कृत हुआ इसे पढ़कर कि न केवल अपने सारे दोस्तों को मैंने इसे पढ़वाया, अपने सारे विद्यार्थियों से भी कहा कि वे इसे पढ़ें। और इसके बाद आपकी कहानियों में मेरी ऐसी दिलचस्पी हुई कि जैसे ही आपका कोई नया संग्रह आता मैं उसे तुरंत पढ़ता। स्विमिंग पूल हो या सब कुछ कहाँ हो या डेमोक्रेसिया हो या उसके बाद की सारे संकलन हो, मैं एक एक करके पढ़ गया हूँ। मैंने एक बात आपकी सारी कहानियों में नोट की है और वो ये कि आप बार बार नया सांचा बनाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। इधर आपने कुछ बहुत ही मारक लघु कथाएं भी लिखी हैं जो सीधे मर्म पर चोट करती हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि ये
इतना नया करने की ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले तो मेरा और पंकज बिष्ट का संग्रह साथ साथ छपा था, अंधेरे से नाम से, इमरजेंसी के दौर में। उसके बाद फिर ये छपा मेरा, दिल्ली पहुंचना है। उसके जी, बाद फिर 3-4 और संग्रह छपे। बिल्कुल। स्विमिंग पूल आया आपका, सब कुछ कहाँ आया, डेमोक्रेसी आया। हाँ, डेमोक्रेसिया छपा ये, मेरा ख्याल से इसको भी 7-8 साल हुए। और जी, जी, अभी जो नया संग्रह आया है वो राजपाल से आया है, भीड़ तंत्र नाम से। जी, जी, तो बिल्कुल। उसकी भी अच्छा, कहानी में भी मैं आपको बताऊं कि जो पारंपरिक ढंग की कहानियां रही होती हैं, लोग लिखते हैं, उन कहानियों को लिखने में अब मेरी रुचि रही नहीं। अब मैं वैसी कहानियां नहीं लिख सकता, है ना। जी, जी, अब पहली बात तो ये है कि कहानी लिखने से ज्यादा मुझे अब रुचि हो गई है नॉन फिक्शन लिखने में। नॉन फिक्शन जी, जो है वो कथेतर साहित्य कहते हैं जिसे हम लोग। तो कथेतर साहित्य में मेरी दिलचस्पी बढ़ी है, कहानी में कम हुई है। और जो कहानियां अभी लिखता भी हूँ तो वो एक अलग ही प्रकार की कहानियां हैं, जिनको आप कहानी चाहे माने या ना माने, बहुत से लोग नहीं मानते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूँ कि कुछ आप लिखते हैं, कोई पढ़ता है उसको, तो वो कहानी है। अगर बिल्कुल, आप अपनी बात लोगों को पढ़वा सकते हैं तो वो कहानी है, नहीं पढ़वा सकते हैं तो कहानी नहीं है, चाहे वो कितनी ही बड़ी कहानी क्यों ना हो। लोगों का पढ़ना जरूरी है। पाठक का महत्व मेरी निगाह में बहुत ज्यादा है। मैं अपने लिए नहीं लिखता हूँ, ये बात। असगर साहब, आपसे बात करके मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन मुझे ये भी संकेत हो रहा है कि हमारा समय समाप्त हो रहा है, अपनी बात को समेटा जाए। तो मैं फिर इस बात की तरफ लौटना चाहूंगा कि अब से 10 साल बाद का भारत आपको कैसा नजर आता है। इसी बिंदु पर हम अपनी बात का समापन करें। देखिए, आपने बड़ा ही, मुझे लगता है कि गंभीर और बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है ना। जी, जी, देखिए, अगर जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, है ना, जी, अगर वो दिशा उस दिशा में जारी रहे, वो दिशा आगे भी रही, तब तो उसके परिणाम हो सकता है कि बहुत अच्छे ना हो। लेकिन जी, मुझे विश्वास है अपने लोगों के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर, यहाँ के लोगों की समझदारी के ऊपर, यहाँ के लोगों के की जो समझ है उसके ऊपर, कि शायद वैसा न हो, और हम बेहतरी की तरफ, अच्छाई की तरफ चलें। देखिए, हमारा देश जो है वो, उसकी जो बुनियाद है, जो पहले कहा जाता था ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम समझें और हम यूनिटी के लिए काम करें, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम डाइवर्सिटी का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत संकट होगा। हमारे लिए आने वाला समय जो है वो काफी चिंता का समय होगा, क्योंकि देश की जो बुनियाद है डाइवर्सिटी, उसी को खत्म करने की अगर कोई बात करेगा तो वो फिर उससे कुछ अच्छा नतीजा मिलने वाला है नहीं, ये मैं सोचता हूँ। असगर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे अनुरोध का मान रखा और हमारे लिए क्रेडेंट टीवी के लिए समय निकाला। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो बातें कही है, वे बातें श्रोताओं के दिल दिमाग में गूंजती रहेंगी, वे इस पर मनन करेंगे
और वे लंबे समय तक इन पर विचार करते रहेंगे। मैं अंत में यही कामना करना चाहता हूं कि भारत के भविष्य को लेकर आपने जो उम्मीद जाहिर की है वो उम्मीद फलीभूत हो और हम फिर से अपने सपनों के भारत में जी सकें। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया और मुझसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।